नमस्कार, मैं अनुज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। यह फॉर्मल टॉक्स का बेहद ही खास कार्यक्रम मुद्दाए बिहार है। आज हमारे को एंकर के तौर पे हमारे गार्जियन श्री धर्मदेव यादव जी जुड़े हुए हैं। आगे का परिचय वो देंगे। धन्यवाद अनुज। फॉर्मल टॉक्स के इस महत्वपूर्ण शो में मुझे को होस्ट के रूप में जगह देने के लिए। हमारे सामने आज मुख्य अतिथि के रूप में झाझा के 4 विद्वान जो विभिन्न पदों पर विराजमान रहे और अभी विराजमान है भी। सबसे पहले श्री चक्रधारी यादव जी रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं पोस्टल डिपार्टमेंट बिहार के। हमारे बगल में हैं श्री उदय शंकर झा जी, पूर्व अवर सचिव रहे हैं झारखंड सरकार में। हमारे समक्ष हैं श्री प्रफुल्ल त्रिवेदी जी जो अध्यक्ष बीड़ी तंबाकू पत्ता व्यापारी संघ बिहार के अध्यक्ष हैं। हमारे समक्ष हैं श्री बनारसी पासवान जी जो पूर्व प्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सन 2000 में बिहार का विभाजन होता है झारखंड के रूप में। जब झारखंड हमारे साथ था, झारखंड एक प्रचुर मात्रा में उसके पास संसाधन है, खनिज संसाधन है। उस समय बिहार को पिछड़ा कहा जाता था और आज भी बिहार पिछड़ा है। इसके पीछे क्या कारण? सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि बिहार पिछड़ा है आज भी, जबकि झारखंड अलग हो गया। मैं आपको बता दूं कि झारखंड भी उतना ही पिछड़ा है जितना अभी बिहार है। संसाधन यहाँ है, कल कारखाने हैं, मगर ये सारे के सारे कुछ को छोड़ करके वो झारखंड को मिल गया है। खनिज संपदा वहाँ थी, स्वाभाविक है। बिहार पिछड़ा है, इसको हम इस तरह से नहीं कह करके हम ऐसा कहें कि पूरे हिंदुस्तान के जो राज्य हैं उन राज्यों में ने जो प्रगति की है, पिछड़ेपन को जो समाप्त किया है, उस लिहाज से बिहार नहीं कर पाया है। आज़ादी के बाद इस पर बहुत यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज भी वही स्थिति है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे संसाधन के बंटवारे का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पिछड़ापन वही है जो 52 या 57 के इर्द गिर्द में था। सर, आपने बिहार के प्राय सभी क्षेत्र में पिछड़ा होने के बारे में बताया डिटेल से, और आपने कहा कि प्राय सभी राज्यों से हर क्षेत्र में बिहार पीछे है। तो इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, या भौगोलिक कारण है, या तीनों कारण है? कृपया बताएं। देखिए, भौगोलिक कारण तो कम से कम नहीं है, भौगोलिक कारण हो भी नहीं सकता है। और भौगोलिक कारण भी है सर। हाँ, नहीं, ठीक है, वो बोलिएगा। भौगोलिक कारण ये है कि जो बिहार का क्षेत्रफल है वो दूसरे राज्यों की तुलना में इसका क्षेत्रफल भी कम है, और यह एक भौगोलिक कारण है। और इसकी आबादी जो है दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी और पॉपुलेशन ज़्यादा है आपका, और इसका जमीन कम है। यहाँ का जो है माने जमीन जो है वो चाहे किसान का ले लीजिए, प्रति हेक्टेयर उसको हमको लगता है कि 97% किसान के पास 0.20 के करीब में जमीन आता है, और 5, 7, 10% किसानों के पास 12 से 15 हेक्टेयर जमीन उसके हिस्से में आती है। तो भौगोलिक कारण है, इसके पिछड़ेपन का एक भौगोलिक कारण भी है। मैं इसे मानता भी हूँ, लेकिन उसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक ज़मीन की बात है, कि ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन वो सही नहीं है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़मीन तो है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डेंसिटी के हिसाब से देखिए डेंसिटी लो है, लेकिन दूसरी जब सबसे बड़ी बात है कि जो इक्वल की बात हम नहीं करते, लेकिन सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी के पास आप जाइए तो 2000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, और किसी और जो है वो भूमिहीन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ढंग से नहीं है।
तो ये एक भौगोलिक कारण हो सकता है। राजनीतिक कारण को हम बहुत ज़्यादा नहीं दोष देंगे, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो मोटा मोटी एक ही ढंग की है। राजनीतिक कारण ही सबसे बड़ा है बिहार के पिछड़ेपन का। अब हम आपको एक उदाहरण दे दें सर, बिहार आज़ादी के पहले सबसे पिछड़ा राज्य था, या यहाँ कुछ था ही नहीं। आज़ादी के बाद से 80 के दशक तक बिहार ने विकास का परचम फहराया सर। हम वो संयुक्त बिहार के HEC, बोकारो या धनबाद, टाटा की बात छोड़ दें तो बिहार में 35 चीनी मिलें हुआ करती थी सर। यहाँ का डालमिया नगर का जो वो उद्योग क्षेत्र था, वह भारत का जाना जाता था कि डालमिया नगर में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। बरौनी का खाद कारखाना सर। तो इस तरह करके बिहार का जो है 80 के दशक तक बहुत विकास हुआ। अभी मात्र 11 चीनी मिलें चल रही है सर, जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ उद्योग है। और जहां उद्योग बंद होगा वहां आमदनी कम होगा, और आमदनी कम होगा तो पिछड़ापन बनेगा। बिल्कुल 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 ठीक। लेकिन उन मिलों के बंद होने के कारण को भी तलाशना होगा कि क्यों बंद हुआ। तो उसमें राजनीतियों की उसको हमने भूमिका तलाशा तो सर, उसको भी हमने देखा कि इसमें राजनीतिक कारण ही है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि जब मैं श्रम विभाग में था तो एक आप लोगों को स्मरण होगा कि हायाघाट में वो पेपर मिल था, अशोका पेपर मिल। हमको लगता है कि वो 400 एकड़ में फैला हुआ इलाका है सर, और वहाँ की जो कागजें बनती थी वह विश्व स्तरीय कागज होता था। लेकिन वहाँ के यूनियन के लोगों ने, वो उमाधार सिंह करके एक वहाँ का CPM का IEM कल का नेता हुआ करता था, उसने उसको चलने नहीं दिया। बाद में उसका एक ऑक्शन हुआ, भारत सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया। उद्योग मंत्रालय ने कहा कि रिवाइवल स्कीम हम इसको देते हैं, और उस रिवाइवल स्कीम के तहत गया का कोई एक व्यापारी था जो बम्बई के नॉरिमन पॉइंट में रहता है, उसने उसको सुप्रीम कोर्ट से वो रिवाइवल पैकेज लिया। उसको बोला, यार तुम क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग इनटू द माउथ ऑफ लायन, बिहार में तुम उद्योग नहीं चला पाओगे। तो बोला कि आई टेक इट एज ए चैलेंज, और वो आया, उसने स्टार्ट किया। और फिर उमाधार सिंह का यूनियन जो है ऐसा ऐसा बखेड़ा किया। उस समय क्या कहते हैं, लेबर कमिश्नर हुआ करते थे। यानी आप कहना चाह रहे हैं हाँ कि जितने भी उद्योग बंद हुए हैं, जितना चीनी मिल है, सब में जो है लीडर्स के कारण हड़तालें हुई है उसके चलते। डेली ऑनसन में भी जो बंद हुआ बसावन सिंह के चलते, एक नाम। हालांकि इसमें एक जो दृष्टिगोचर होता है कि जो राजनीतिक दूरदृष्टि होनी चाहिए थी। बिहार को दक्षिण और उत्तर में बांट दिया गया। दक्षिणी भाग में सारे जो कल कारखाने हैं वो स्थापित किए गए, और उत्तरी भाग को कृषि क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया गया। उसको डेवलप तो नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। तो ये भी एक कारण है, और हम समझते हैं कि राजनीतिक दूरदृष्टि के कारण से भी जो है हमारा पिछड़ापन रहा है। क्योंकि बाद में झारखंड का बंटवारा हो गया, सारी फैक्ट्रीज एक तरफ हो गए, मिल एक तरफ हो गए, और यहाँ सिर्फ खेती के भरोसे जो है हमारी अर्थव्यवस्था रह गई। तो एक कारण ये भी था कि दक्षिण बिहार, जिसको आज झारखंड कहते हैं, वहाँ पर्याप्त ज़मीन था और भूमि बंजर था, है ना, और नदियों से वो अपना जल का ग्रहण किया। उत्तर बिहार की जो बात है उसमें ज़मीन बहुत उपजाऊ, आपको शायद नहीं, अगर उस जगह की बात करें तो उस उपजाऊ ज़मीन को बर्बाद नहीं, उसमें उद्योग लगाना, लोग चूँकि हमारे पास ज़मीन है तो वहाँ छोड़ कर हम यहाँ क्यों लगाएं। उस समय लोगों को ये नहीं था कि वो बंटवारा हो जाएगा और ये हो जाएगा। इवन जो बरौनी का कारखाना है उसको जब यहाँ के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे उसको लगवा रहे थे तो भारी विरोध किया था लोगों ने, लगाने नहीं दिया। काटी, हाँ, बहुत उपजाऊ ज़मीन जा रहा था, गंगा के किनारे की ज़मीन थी। तो ये सब भी एक कारण था। बिहार का ये जो राजनीतिक सच है, लेकिन जो है चूँकि बिहार का बंटवारा एक बार नहीं हुआ है सर, बिहार का बंटवारा बार बार हुआ है। 1836 जब कंपनी राज यहाँ चल रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश से ये सटा हुआ भाग था। 1992 तक जो है ये बंगाल का पार्ट रहा है,
और फिर जो 1935 में इससे उड़ीसा हटा है और 2000 में झारखंड का विभाजन हुआ है। तो किसी भी स्टेट को हम समझते हैं कि इस तरह से क्षेत्रों में नहीं बांटना चाहिए था। सरकारी और दूरदर्शिता क्या है कि अब आप ले लीजिए अभी सिकंदरा का मामला एकदम हाल फिलहाल का है। वो इतना उपजाऊ जमीन है कि हर किसान भरपूर खाना खा लेता है, बेटे बेटी की शादी भी कर लेता है, पर्व त्योहार भी मना लेता है। आज उसका जमीन अगर ले लेगा और उससे वो जो चीज बनाना चाह रहा है ना, लोह अयस्क और फलना, ये केवल सरकार का जो है गलत नीति है। वहां कुछ नहीं मिलेगा, केवल उसका जमीन हड़प लेगा और कभी किसी उद्योगपति को वो दे देगा। तो ये हमारा उस इलाके का पिछड़ापन होगा, वहां के लोग गरीब हो जाएंगे, उनके हाथ से जमीन चली जाएगी। आप बिहार में उद्योगों की कमी है, यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं आते जैसा कि आमतौर से हम जानते हैं। इसमें क्या कारण है? हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, क्या आप देखते हैं सर? देखिए, किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। आप यह देखेंगे कि हमारे पश्चिम भारत में जो राज्य हैं, खास कर करके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब पश्चिमी तट पर राज्य है। सारे के सारे राज्य खूब तरक्की कर रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी है और उन राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है। इंडस्ट्री होने से निश्चित रूप से रोजगार बहुत मिलता है, वहां की जो लोकल सरकार है उसको टैक्स भी बहुत मिलता है और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। परंतु इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे राज्य में आवे, आकर के निवेश करें, इसके लिए हमें वातावरण बनाना होगा, वैसा वातावरण क्रिएट करना होगा कि वो इंडस्ट्री अपनी यहां डालें और निवेश करें। सबसे पहले कोई भी व्यापारी, चूंकि हम लोग व्यवसायी हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले व्यापारी अपनी सेफ्टी खोजता है कि मुझे निर्भीक होकर के कहां पर व्यापार करने का मौका मिलेगा, फर्स्ट। सेकंड, सरकारी अधिकारियों की कहां पर हमको कम से कम परेशानी होगी, 2 नंबर। तीसरे नंबर में वह यह देखता है कि राज्य सरकार, जिस राज्य में हम अपना रोजगार करने जा रहे हैं, या फॉरेन के जो लोग हैं, वो राष्ट्र सरकार को भी सोचता है कि हम जिस सरकार के राज्य में काम करने जा रहे हैं, वो राज्य की ओर से हमें कितना मदद मिलेगा, कितना फेवर मिलेगा। यहाँ हम 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आप चूँकि प्रदेश स्तर के प्रतिनिधि हैं बीड़ी, तंबाकू, पत्ता के, और हम जहाँ तक जानते हैं कि बीड़ी उद्योग हमारे बिहार में खूब फल फूल रहा है। तो बीड़ी उद्योग तो फल फूल रहा है सर, आप एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं, तो दूसरे उद्योगों को यहाँ फलने फूलने में क्या दिक्कत है? बीड़ी उद्योग में पैसा लगाया जा रहा है, दूसरे उद्योग में नहीं लगाया जा रहा है। बिल्कुल सही आपका कहना है कि बीड़ी उद्योग जब फूल रहा है तो अन्य उद्योगपति क्यों नहीं आते, अन्य उद्योगपति पूंजी निवेश क्यों नहीं करते? ये आपका भ्रम है कि बीड़ी उद्योगपति यहां पर निवेश करते हैं। बीड़ी उद्योगपति का कोई निवेश नहीं है हमारे बिहार में। काम जरूर देते हैं, हमारे यहाँ के मजदूरों को रोजी रोटी जरूर उनके माध्यम से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु निवेश कुछ नहीं। आज निवेश के नाम पे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता दे सकता हूं कि मेरे यहाँ सबसे पुरानी एसके नसरुद्दीन बीड़ी कंपनी है। उनका कोई बिल्डिंग नहीं, उनका कोई गोडाउन नहीं, सब भाड़ा पर, कोई कारखाना नहीं। यहां पर कारखाना तो है ही, लेकिन भाड़ा पर। यहां पर श्याम बीड़ी कंपनी है। श्याम बीड़ी की कई ब्रांचें हैं, झाझा में भी है, गिद्धौर में भी है, परंतु उनका भी कोई यहां पर बिल्डिंग नहीं, कोई यहां कारखाना नहीं, सब भाड़ा पर। यहां पर स्टार बीड़ी कंपनी है। स्टार बीड़ी कंपनी के कई ठेकेदार हैं,
लेकिन स्टार बीड़ी कंपनी का अपना कुछ नहीं यहाँ। अलावे इसके यहाँ पर आजमगढ़ साइड की 4-5 बड़ी 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 कंपनियां हैं। उन 4-5 बड़ी कंपनियों का यहां पर माने तमाकू पत्ता के मद में निवेश जरूर है, लेकिन प्रॉपर्टी कुछ नहीं। तो ये बीड़ी उद्योग चूंकि घरेलू उद्योग है, घर में काम देना है, इसीलिए उनको यहां पर सस्ता मजदूर मिल जाता है और वो काम दे सकते हैं। दूसरे कुटीर उद्योगों को भी तो बढ़ावा मिल सकता है। ही तो हम कह रहे हैं कि दूसरा कौन सा ऐसा कुटीर उद्योग है जो कि हमारे बिहार के अंदर में, दूसरा कुटीर उद्योग में भी पूंजी तो चाहिए ही, निवेश तो चाहिए ही, कारखाना तो चाहिए ही। नहीं, दूसरा कुटीर उद्योग हमारे भागलपुर में था, रेशम कुटीर उद्योग था, घर घर में हैंडलूम था। लेकिन चूंकि सरकारी अनुदान और सरकारी जो है उसमें जो कमी रही और कुछ उनका मार्केट जो है जो आगे नहीं बढ़ पाया, जिसमें सरकार ने प्रोत्साहन नहीं दिया, तो लगभग रेशम उद्योग चल रहा है, लेकिन जिस प्रमाण पर चलना चाहिए था वो हैंडलूम और रेशम उद्योग करीब करीब वो डाउनफॉल पर है। कहने का मतलब है कि नया उद्योग लगना तो छोड़िए, जो पुराने उद्योग चल रहे थे उसको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम वहाँ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी पिछले बार हमने कहा ना कि राजनीतिक नेता और सरकारी पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि कोई उद्योग आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि उद्योग आगे बढ़े, लेकिन वो गरीबों तक या मजदूरों तक उसका लाभ नहीं जाए। वो चाहते हैं कि सारा पैसा हमारा, ये जो इंस्पेक्टर सिस्टम है, क्या जरूरत है लेबर इंस्पेक्टर का, क्या जरूरत है सर्किल इंस्पेक्टर का? कभी देखे हैं सर्किल इंस्पेक्टर को जाते हुए मापी में? कभी कर्मचारी को बुलाइए तब जाएगा। लेबर इंस्पेक्टर को देखे हैं कि कहाँ किस दुकान में बाल मजदूर काम कर रहा है, आप उसको बताइएगा कि फलना, तो वो अपना औपचारिकता पूरा करेगा। योग्यता तो है, लेकिन उनका जो वर्किंग कल्चर है वो काम यही है कि जहां से पैसा मिले बस वहीं उसका दिमाग लगेगा। कल्चर गलत है। देखिए, कोई भी उद्योग को लगाने के लिए सबसे जरूरी वहां के लोगों की मानसिकता एक, और सरकार की उसके अंदर में इच्छा शक्ति, तो बहुत बड़ी काम करता है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि आज से कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले, 2-3 साल पहले बंगाल के अंदर में नैनो कंपनी का कारखाना खुल रहा था। टाटा ने वहां पर करोड़ों रुपया की जमीन ली और करोड़ों रुपया लगाया भी, लेकिन वहां के लोकल किसान, जिसको राजनीतियों ने ही चढ़ाया और ममता जी भी अड़ गई, अल्टीमेटली वो नैनो फैक्ट्री वहां से हट गई। सारा चीज को छोड़ कर करके वही टाटा जो चले गए गुजरात सरकार ने उनको आमंत्रित किया, कहा कि आपको जितना चाहिए मैं जमीन दूंगा और आपको जितना चाहिए मैं फैसिलिटी दूंगा, बिजली पानी 24 घंटा दूंगा, आप यहां आइए। तो गुजरात के अंदर में मेहमदाबाद जिला में साणंद गांव है। साणंद के अगल बगल की काफी जमीन सरकार ने खुद उसको माने लेकर करके उपलब्ध कराई, और आज साणंद के अगल बगल में टाटा ने उसको स्वर्ग बना दिया है। मैं तो वहां गया हूं, स्वर्ग बना दिया है। तो वो स्वर्ग हमारे बिहार, बंगाल, झारखंड में क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता है कि यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार की कार्य माने इच्छा शक्ति में कमी है, अन्यथा ये बने। अब जहां तक रहा सवाल बिहार के विकास का, आज का आपका मुख्य विषय है कि बिहार हमारा पिछड़ा क्यों, तो मैं इतना तो जरूर कहूं कि बिहार हमारा पिछड़ा आज के दिन उतना नहीं है जितना आप कह रहे हैं या अन्य लोग कह रहे हैं। क्योंकि हम बिहार में रहते हैं तो अन्य राज्यों में जाते हैं तो बिहार के बारे में लोग पूछते हैं, परंतु बिहार में इतना परिवर्तन आज पिछले 15 साल में आया है कि जो शायद किसी अन्य राज्य में उतना परिवर्तन नहीं आ पाया जितना हमारे वहां आया है। क्योंकि आज हम पिछले 40 साल से कंटिन्यू बिहार में रहते हैं, तो हमने देखा है कि बिहार के अंदर में जहां भी 2 घंटा बिजली मिलती थी, आज 22 घंटा मिलती है। जहां किसी जगह पर जाने के लिए रोड नहीं था, गांव गांव में रोड हो गया, और पिच रोड गांव तक, और गांव के अंदर में आरसीसी रोड हो गया। नल जल की काफी योजना जो है सो प्रभावित तरीके से लागू हुई है। अलावे इसके हर गांव में स्कूल भी हो गया। पहले हर गांव में स्कूल नहीं था,
बड़े गांवों के अंदर +2 का स्कूल हो गया। पहले बच्चों को गांव के आना पड़ता था शहर टाउन में, लेकिन आज वैसा नहीं है। अलावे इसके कई शिक्षकों का नौकरी भी लग गया। तो सड़क, बिजली, स्कूल की बिल्डिंग, ये संसाधन है सर, ये बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका मूल निवास गुजरात है, आपने देखा है कि गुजरात की गलियां, गुजरात की सड़कें आज़ादी के तुरंत बाद बनी हैं। बिजली के मामले में हरियाणा, पंजाब को आज़ादी के तुरंत बाद जब हरित क्रांति चलाई गई तो 18 घंटा बिजली फ्री दी जाती थी वहाँ के किसानों को 5 HP पंप सेट चलाने के लिए। 18 घंटा बिजली फ्री दी जाती थी आज़ादी के तुरंत बाद। हमारे यहाँ आज बिजली आई है सिर्फ बल्ब जलाने के लिए और पंखा चलाने के लिए। हमारे यहाँ ये कोई इंडस्ट्री के लिए बिजली नहीं है। 75 वर्षों के बाद हमारी गलियाँ बनी है, सड़कें बनी है, ये 75 वर्ष के बाद हमें हासिल हुआ है। अभी ठीक है, कानून बना है, राइट टू एजुकेशन। यहाँ बिहार में भी इंडस्ट्रीज है, ऐसी बात नहीं है कि बिहार में इंडस्ट्रीज को नहीं है और बिजली उसको। आप जैसे यहाँ पर देखिए फतुआ के पास जो इंडस्ट्रीज सब है, या अभी यहाँ जो थर्मल पावर बाढ़ में बना है उसको बिजली मिलती है। पटना में छोटा मोटा इतना उद्योग है सर कि बिना बिजली का वो चले। अब तो वहाँ पटना में हीरा तराशने का काम हो रहा है। नहीं, वो तो आपकी बात कहनी सही है सर, लेकिन आज से 15 साल पहले भी इंडस्ट्री नहीं थी, आज भी इंडस्ट्री नहीं है। पहले 15 साल पहले 2 घंटा मिलती थी और आज 22 घंटा मिलती है, तब वही विकास हुआ है। हम भी तो वही कह रहे हैं। 15 साल को आप जो है 75 साल भी ले जा सकते हैं, 40 साल भी ले जा सकते हैं। अब उसका आपने एग्जाम्पल दिया अन्य राज्यों का, अन्य राज्य में और यहाँ में क्या फर्क है। देखिए, मैं खुल के बताने वाला व्यक्ति हूँ, चूंकि हम यहाँ रहते हैं, भले ही हम लोगों का विषय ये नहीं है, लेकिन खुल के बताते हैं। सरकार हर जगह पर समान रूप से रुपया सैंक्शन करती है। ऐसा नहीं है कि सरकार गुजरात को पैसा देती है, बिहार को नहीं देती है, बिहार को देती है तो यूपी को नहीं देती, ऐसा नहीं है। फर्क कहाँ है कि सरकार अगर 1 करोड़ रुपया किसी रोड को बनाने के लिए गुजरात के अंदर में किसी ठेकेदार को देती है तो 20 लाख रुपया खा जाता है, 80 लाख लगाता है। और यहां पर सुना जाए सर मेरी बात, और यहां पर अगर किसी ठेकेदार को वो माने उसका टेंडर पास होता है तो 80 लाख खा जाता है, 20 लाख लगता है। तो जो रोड गुजरात में 8 साल में टूटेगा, यहां 2 साल में टूट जाएगा। भ्रष्टाचार। तो हाँ, तो मेन मुद्दा वहां है। मैं समझता हूँ ये, और ये मैं मानता हूँ ये आपको गलत, लेकिन आपने जो कहा कि समान रूप से आवंटन होता है, इससे मैं एग्री नहीं करता, ये सच भी नहीं है। गाडगिल फार्मूला बना हुआ है सर कि हाँ, कि आपके बिहार का, ये किसी भी राज्य का अपना क्या संसाधन है। आप केंद्र के खजाने में कितना आप जो है सेल्स टैक्स वगैरह जितना आप देते हैं उसके अनुपात में आपको मिलता है। तो अब है कि आंतरिक संसाधन अभी ज्यादा मिलने लगा। सुनिए, मैं आंतरिक संसाधन की बात कर रहा हूँ। चूंकि जब पंजाब में बिजली पहले लगाई जाती है, हरित क्रांति लाया जाता है, इस तरह से तमाम जो है प्रयास किए जाते हैं। सूरत में, चाहे गुजरात के अन्य भाग में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है तमाम प्रयास किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या और दूसरे तमाम जो है प्रयास। तो वहाँ आंतरिक संसाधन ज़्यादा होता है, बिहार में वो नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ आंतरिक संसाधन कम है। हम कंट्रीब्यूट कम कर पाते हैं केंद्र सरकार के सरकारी खजाना के लिए, वापस भी हमको जो है कम मिलता है। दूसरी बात है सर, चूँकि अगर जो संघीय ढांचा हमारा है उसमें कहता है कि कोई अगर पीछे छूट रहा हो तो उसको बराबर करने के लिए बैकअप किया जाता है, उसके लिए स्पेशल स्टेटस का प्रावधान है जो मिलता है। सिक्किम को मिलता है, हिमाचल प्रदेश को मिलता है, जम्मू कश्मीर को मिलता है, कई राज्य हैं जहां वो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, दोनों में फर्क है। उसका नहीं, इसके अंदर में भी क्राइटेरिया है कि कितना एरिया आपका पहाड़ी है, कितना क्या है। आज सिक्किम की अगर पर कैपिटा इनकम देख ली जाए तो गुजरात से भी डबल है। 70 वर्षों के बाद सर बिहार अगर आगे नहीं जा पा रहा है, ये विकलांग ही बना हुआ है, तो इसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत। तो आगे गया और आगे जाएगा। यहाँ की मानसिकता में बदलाव ऐसी बात नहीं है कि बिहार का विकास नहीं हुआ, बहुत हुआ। बिहार का विकास हुआ और यहाँ शिक्षा के भी क्षेत्र में विकास हुआ है। यहाँ के किसान भी मेहनती हुए हैं और यहाँ के जो है मजदूर भी तन मन से काम करते हैं। केवल उद्योग के मामले में यह पिछड़ा है।
बाद बाकी हमको लगता है कि बिहार का जितना हाँ। विकास होना, अब आप ये देख लीजिए कि ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर का सदस्य भूखा और नंगा रहता है, ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसके यहाँ पर्व त्योहार में खुशियाँ नहीं मनाई जाती है। था एक समय में, लेकिन अभी बिहार और आदमी का रहन सहन बताता है कि हाँ, अपने बहुत- राज्य बहुत- का बहुत- विकास हो रहा है। अभी भी देख लीजिए सर कि हमारे बिहार झाझा में ही, प्रॉपर झाझा में आज से 15 साल पहले 100 रिक्शा घुमा करती थी और आज 1000 टोटो घूमता है। बिना सुखी के तो नहीं घूमता। आज हमारे झाझा स्टेशन से लेकर कर 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 करके आप बस स्टैंड और इवन सोजाना मोड़ तक देखिए, तो आप देखिएगा 1 इंच ऐसी जमीन नहीं जहां दुकान नहीं। सर अगर हम टोटो रिक्शा की बात करें, जहां मेट्रो चल रहा है दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, और हम टोटो रिक्शा को जो है उपलब्धि अगर गिनकर बैठ जाएं, हम एक पकवान सिर्फ हमको मिल गया उसको हम उपलब्धि मान लें, ये इस पर उपलब्धि नहीं है, हम भी अग्रसर हैं। बिहार में भी बिहार में भी जो है आपको मेट्रो का पर कार्य चल रहा है, वो चल रहा है। यही हुआ कि ये थोड़ा पीछे है। पीछे चल रहा है, इसमें होना है। इसमें जो है केंद्रीय सहायता का थोड़ा सा अभाव रहा है, इसी वजह से बिहार के पास अपना संसाधन कुछ कम है, जिसके वजह से, लेकिन जितना इसके पास संसाधन है उस हिसाब से ये विकास कर रहा है। अभी बिहार यहाँ टैक्स भी बहुत आता है, कारण बता रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जीएसटी लगा हुआ है और जीएसटी जो है सो टैक्स पेमेंट जो जीएसटी का होता है वो कंजम्पशन बेस्ड है, माने जिस राज्य में जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना उस राज्य को टैक्स ज्यादा। पहले जब सेंट्रल एक्साइज था तब ऐसा नहीं था, तब जिस राज्य में जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना उस राज्य को ज्यादा रेवेन्यू। अब ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मतलब कि 28% जीएसटी अगर किसी चीज पर दूसरे प्रदेश से लेके आया। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। कंजम्पशन डिपेंड करता है पर कैपिटा। सर प्लीज कंजम्पशन डिपेंड करता है कि पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति क्या आमदनी है। बिहार की आमदनी है 148 रुपया रोज का, औसतन 148 रुपया। राष्ट्रीय जो है, जो एनएसएसओ का ये मैं नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आंकड़ा है 586 रुपया राष्ट्रीय जो है औसत है कि एक आदमी 586 रुपया रोज कमाता है। हम कमाते हैं 148 रुपया। हमारा कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा सर? हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपभोग कर सकेंगे? हम चीज़ों का उपभोग नहीं कर सकेंगे, ये अर्थशास्त्र है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम चीज़ों का उपभोग नहीं कर सकेंगे, हम ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर सकेंगे, सरकार जो है उसी आधार पर हमको ज़्यादा नहीं, आप प्रति व्यक्ति गिनते हैं और मैं जो कहता हूं कि अगर आपके वहां 10 व्यक्ति है और किसी परिवार में 50 व्यक्ति है तो 148 रुपया ही रहेगा, तो भी 50 व्यक्ति के बीच में आएगा तो रुपया ज्यादा आएगा। तो इसीलिए कंजम्पशन हमारे वहाँ ज्यादा है। अभी हम लोग तो चूंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं इसलिए जानते हैं बिहार सरकार की आय भी अच्छी है और इसीलिए, परंतु राज्य सरकार की काम करने की इच्छा शक्ति कम है इसमें, और राजनेता बिल्कुल ईमानदार नहीं है, और राजनेता बिल्कुल ईमानदार नहीं है। और बिहार के साथ साथ यहाँ के पदाधिकारी डाउन टोडन होने में सबसे बड़ा आपने हाथ है, खुद एक एग्जांपल दिया था अभी राजनेताओं के कारण। आपने कि 3 साल से जो बैल मर गया उसके लिए वो बेचारा मर गया, लेकिन तो यही यहाँ के ऑफिसरों का भी हाल है। वर्किंग कल्चर तो कुछ नहीं। हाँ, तो वो बदला जाए, बिहार अपने बदल जाएगा। सर अब आपकी बारी आई, जिगर थाम लें ये माइक थाम लें। बात चल रही थी निवेश की। आप एक बैंकर रहे हैं, कितना आसान तरीका से आप किसी स्किल्ड पर्सन को, छोड़िए नौजवान को, किसी स्किल्ड पर्सन को कितना आसानी से बैंक में लोन मिल जाता है सर, जिससे वो अपना विकास कर सके। सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मल टॉक के जुड़े सभी युवकों को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस फॉर्मल टॉक के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और आज का जो टॉक चल रहा था, विषय वस्तु था बिहार का पिछड़ापन, मैं भी सुन रहा था, कई बातें, बहुत सारी बातें आई, तो मैं संक्षिप्त में आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। इसके पहले थोड़ी सी मैं
भी बिहार के पिछड़ेपन या आगे अग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है, इसके विषय वस्तु पर छोटी सी संक्षिप्त बातें मैं कहना चाहूँगा। बिहार हमारा राज्य है, हम बिहारवासी हैं और इसके लिए हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं। इसका विकास होना, इसकी प्रगति होनी बहुत ही ज़रूरी है। कई मायने में अभी भी हमारा राज्य पिछड़ापन में है और कई मायने में हम आगे बढ़ चुके हैं, आगे जा रहे हैं। पिछड़ापन में कुछ और कारण है, जिसमें एक सामाजिक कारण भी है, बाल विवाह है, बाल मजदूरी है, श्रमिक साधन है। जो हमारे यहाँ श्रमिक है वो बाहर चले जा रहे हैं। विवाह के संबंध में हम कच्ची उम्र में शादी कर देते हैं और फिर वो आगे उनकी प्रगति हो जाती है, किसमें, उनके परिवार बढ़ जाते हैं। ये प्रगति हुई, लेकिन वो बाधा होता है कि अब वो बच्चे के परवरिश करने में लग जाते हैं, वो ना खुद पढ़े ना वो बच्चों को पढ़ा पाए, तो वो स्थिति वहीं रह जाती है। यहाँ देखने की चीज़ है कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। शिक्षा का प्रचार प्रसार भरपूर करना चाहिए और एक अभियान चलाना चाहिए हमारी सरकार को कि 5 या 10 जो हमारी स्कीम चलती हैं, उस स्कीम में प्रत्येक वर्ष किसी एक स्कीम को आप लीजिए कि 1 साल के लिए हम चलाएंगे। शिक्षा है, शिक्षा के प्रति हम जी जान से लग जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 5 साल की सरकार जब आएगी तो कम से कम 5 विषय और 5 रास्ता हमारा आगे विकसित हो जाएगा, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, अन्य कोई साधन हो, तो ये विकास होगा। और जहां हम पिछड़े हैं उसके बारे में भी हमने बताया है कि हम कम उम्र में शादी करते हैं, बाल विवाह है, दूसरी चीज़ें नशाबंदी भी है। लेकिन मूल सवाल आपसे है कि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं आज की तारीख में जो स्किल्ड हैं, कुछ रोजगार लगाना चाहते हैं, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो, चाहे वो कुटीर उद्योग लगाने की चाह रखते हों। अभी फूड प्रोसेसिंग का जो है काम चल रहा है हमारे यहाँ, वो मिलिंग होता है धान से चावल बनाने का और चूड़ा बनाने का, ये जो है चल रहा है। तो कई लोग चाहते हैं बैंक से लोन लेना। कितना सुलभ है, कितना आसान है बैंक से लोन लेना, या बहुत मुश्किल है? सही बात है। कुछ स्कीम देखिए, आप आए कि बैंकिंग से क्या लाभ हमें मिल सकता है और क्या दिला सकते हैं। बैंकिंग में 2 क्षेत्र मान लीजिए, एक सरकारी योजनाएं हैं, एक बैंक की अपनी योजनाएं हैं। सरकारी योजनाएं जो है, जैसे आपने बताया कि चूड़ा उद्योग लगाएंगे, मत्स्य विभाग है, पशुपालन है, ये सारे विभाग सरकारी के तौर पर इसमें अनुदान भी है और बैंक भी है इसमें। तो आपको इनसे मदद देने के लिए सर्वप्रथम उद्योग विभाग में जाना है, उद्योग विभाग से होते हुए बैंक तक आना है। अब बैंक उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको अनुदान सहित आपको। इसमें मैं आपको टोक रहा हूँ सर, बड़ा मज़ेदार तथ्य है। हमने जो है अपने प्रयास से कई बच्चों को का आवेदन करवाया उद्योग विभाग में। उद्योग विभाग से बैंक आवेदन वापस आया। बैंक जब हम गए तो जिन बच्चों ने किसी ने दुकान खोल रखी है, तो बैंकर ने कहा कि आपकी तो दुकान खुली हुई है, तो जो या आप रोजगार में है, जो बेरोजगार है उसको हम लोन देंगे, ये कह के उनको जो है टरका दिया गया। ऐसा नहीं है। मैं गवाह हूँ, आप जवाब दीजिएगा। दूसरा बच्चा गया जिसके पास कोई रोजगार नहीं था, बोला कि आपको कोई अनुभव नहीं है, इसलिए हम आपको कोई लोन नहीं दे सकते। ये सही है और इसका हम गवाह हैं, बता रहे हैं, और कई लोग इसके जो है गवाह बन जाएंगे आपको। ठीक है, आपका कहना सही है, ऐसा होता भी है, तो मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां होती है। अब जैसे किसी के पास दुकान खुला हुआ है और वो चाहते हैं लोन कि हमको विकास करना, तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर उनकी कैपेसिटी, उनका कितना पूंजी लगा हुआ, किस तरह का उसका ये व्यवसाय है, उस पर देखा जाता है। अगर उस माध्यम से वो आते हैं कि इसका रन करेगा, यहाँ विकास होगा, जरूर मिलेगा। और अगर ऐसा कहता है कि लोन नहीं देना है, तो ये गलत है। इसके लिए हमारे स्टेट, मैंने हर स्टेट में आपका एलडीएम होता है। हमारे यहाँ जम्मू में भी एक एलडीएम है, वहाँ आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि इन्होंने एप्लीकेशन दिया और उनका लोन सेंक्शन नहीं हुआ या देरी हुई, इसकी जानकारी हमें तुरंत उसका एक्शन होता है। और संयोग से मैं भी कंसर्न हूँ, अभी अपने पूरे जमुई जिला में घूमकर इस सारी चीज़ों को, बहुत सारे जो मेरे पास है
समय ज़्यादा लग जाएगा उसमें। आपकी सूचना प्रेषित हो गई है। हम समझते हैं कि जो संबंधित लोग होंगे वो, चूँकि ये तो है बैंकों से लोन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने जो कहा कि एलडीएम से आप जाकर शिकायत कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। आपकी सूचना प्रेषित हो गई है। दूसरे बच्चे जी वहाँ मिलेंगे, उनको समाधान मिलेगा। दूसरी बैंक की योजना है। बैंक की योजना जैसे है मुद्रा लोन है ना, व्यवसाय लोन, कैश क्रेडिट है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वाहन लोन है, गृह लोन है, ये बैंक की लोन है। बैंक अपने स्कीम के द्वारा लोगों को जज करता है। मान लीजिए हम किसी को 10 लाख लोन देंगे तो उनकी कैपेसिटी क्या है, रिटर्निंग व्यवस्था क्या उनके पास है। अब सरकारी नौकरी में है तो अति उत्तम है, उनको आसानी से नाप तोल के इनका सैलरी हमारे यहाँ है, उस हिसाब से 60-40 के रेशियो में उनको लोन आसानी से मिल जाता है। पर्सनल लोन हो, वाहन लोन हो या घर बनाने का लोन हो, इसमें आप मदद ले सकते हैं। अब जैसे नवयुवक हमारे हैं, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो कैसे लेंगे? उनके लिए मुद्रा लोन लाया गया है, उसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आप 50,000 तक कोई भी सिक्योरिटी दिए बिना 50,000 का लोन लेके अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। 50 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेके आप अपने नवयुवक हमारे हैं कर सकते हैं। बैंकों का एक टर्म है सीडी रेशियो, के उस इलाके में जहाँ बैंक है उस इलाके में जो रकम जमा होती है उसका शायद 80% लोन बांटना है, यही नहीं 100% में 100 रुपया जमा हुआ तो 80 रुपया लोन के रूप में देना है। बांटना नहीं है, लोन के रूप में देना है, खुले हाथ से देना है, जो लायक लोग हैं उनको देना है। लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है, जिसके वजह से भी यहाँ बेरोजगारी है, रोजगार की कमी है, यहाँ जो है पलायन का दर अधिक है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं बैंक की ये जो भूमिका है लोन नहीं देने की, ये भी है सर, इसको आपको मानना चाहिए। बैंक हमेशा चाहती है कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। हम बिजनेस करने के लिए ही बैंक आती है किसी भी संस्था में, लेकिन वहाँ के आप देखिए यहाँ फिर आ जाएगा आपका भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो फिर बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर रह जाएगा? आप भी अगर सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचिएगा, आपको तो सोचना चाहिए कि लोगों के पर कैपिटा इनकम को हम बढ़ावें। तो आपका तो राष्ट्रीय महत्व आपका तो राष्ट्रीय महत्व है। आप अगर लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो अगर अपनी आमदनी कर रहे हैं, अगर वो कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, ये अर्थशास्त्र का जो चेन है कंजम्पशन का, डिमांड का और प्रोडक्शन का, तो ये जो चेन है इसको आप बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको योगदान देने की जरूरत है कि सिर्फ आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए फेर में रहिएगा, तो ये तो काम प्राइवेट बैंकों का। सर बैंक का पैसा, बैंक के पास किसका पैसा है बताइए? पब्लिक का है। बैंक को ये एग्रीमेंट है पब्लिक के साथ, आप हमारे साथ में, कि हम आपके पैसा को सुरक्षित रखेंगे और आपको लौटाएंगे। अगर वो बैंक आपके पैसे को केवल और केवल लोन में दे दे और वापस नहीं आए, एनपीए में चला जाए, वो खाता नीचे में चला जाएगा, तो आपका पैसा कहाँ से लौटे? तो इसमें कंपैरिजन है वहाँ। जरूर आपकी कहना भी सही है कि बैंक उतना एग्रेसिव नहीं हो रहा है। बैंक को एग्रेसिव होने के लिए वहाँ के वातावरण, वहाँ की राजनीतिक स्थिति और जो व्यवसायी वर्ग है उनका सहयोग चाहिए, तभी ये आपके साथ रहेंगे। और ये अर्श से लेके फर्श तक, और फर्श से अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर नीचे अर्श तक ला दे सकता है। बैंक की अच्छी व्यवस्था है, व्यवसायी है, आप उससे जुड़ के लाभ ले सकते हैं। बैंक का पैसा आपका है और आपके लिए ही वो काम करती है। रही अब रेशियो की, रेशियो का सही कहना है कि रेशियो के अनुसार से बैंक को लोन देना है, और इसमें अगर कमी है तो आप उचित प्लेटफॉर्म पर आप इसके माध्यम से आगे केस को बढ़ाएं और वहाँ के बैंकों या बैंक के उच्च अधिकारी तक इसकी अपनी शिकायत को दर्ज कराएं। इस पर देखा जाएगा, जरूर विचार किया जाएगा। धन्यवाद सर। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि बिहार का जो विकास है उसमें जातिवाद कितना फैक्टर करता है? मैं सभी से चाहूँगा अपना अपना उत्तर 30 सेकंड में पूरा करें। देखिए, जाति सच्चाई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जाति जो है हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था से आया है, जो हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से है। इसलिए जाति की सत्यता को, जाति के एग्जिस्टेंस को आप हटा नहीं सकते हैं, शुरू से है। जहाँ जब से ये वर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वाद गलत है। ये जाति में जो वाद शब्द लग गया है, यानी अपनी जाति के बारे में सोचना, अपनी बारी के बारे में भी नहीं सोचता है, ये जातिवाद गलत है। और जातिवाद से जो प्रदेश की, और मैं तो कहूँगा कि देश की जो तरक्की है वो अवरुद्ध हुई है, होती रहेगी जब तक जातिवाद रहा है।
इसके हटाने के प्रयास होना चाहिए। और इसको बढ़ाता है कौन? बढ़ाता है पॉलिटिशियन अपने स्वार्थ के लिए। और जिसकी जाति जहाँ है अत्यधिक है वहाँ वो ज़्यादा करता है। और अगर इसके जड़ की ओर जाएंगे आप तो ये आज़ादी के बाद से की बात करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में तो सारे लोग थे, सारे वर्ण थे, वहाँ कोई जातिवाद नहीं था। आज़ादी के बाद से जो सवर्ण हैं, हमको क्लियर नहीं, सवर्ण से मेरा मतलब वेल एडवांस्ड जो हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब सर्वस्व न्यौछावर किया, तो वो थे, वे योग्य भी थे और उनको जगह भी मिला। आपको मैं बताऊं कि 1952 में जो इलेक्शन हुआ, संसदीय इलेक्शन हुआ, उसमें 85% जो सांसद थे वो एक खास जाति के थे। बाद में दूसरे लोग अपना सामाजिक विरोध करना शुरू किया तो उसने देखा कि हम नहीं सकेंगे, तो उन्होंने भी ये जाति में वाद लाया, है ना, जिसकी जितनी से मैंने भागीदारी ये है जितना है उसने उसकी हिस्सेदारी होगी। और जातीय जनगणना ये सब उसी का प्रतिफल है। इससे अवरुद्ध होता है और लोग जाति के मंसूबे कारण की जात के हैं वो, और अभी तो जाति क्लाइमेक्स पर है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मेरी समझ से जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो हैं, और वो चाहे ग्राम से शुरू कीजिए, जिला तक, और फिर स्टेट, और फिर देश। ये है। धन्यवाद। आपने प्रश्न तो किया ही, उसी प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। और बिहार के अंदर में विशेष रूप से जातिवाद की भावना सबसे अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जातिवाद ही बिहार का उत्थान कम होता है, इसका कारण भी है। सही माने में इसके लिए एक राजनेता और एक स्वयं मीडिया दोनों जवाबदेह है। क्यों कि राजनेता यह चाहते हैं कि मैं उसको टिकट दूं उस एरिया से जिस एरिया में कौन सी जाति के लोग ज्यादा हैं। क्योंकि हमारे बिहार में एक कहावत है, शुद्ध देसी भाषा में कहे तो, कि वोट और बेटी जतिये को दियल जाई। ये हमारे वहां की कहावत है। तो इसीलिए जिस जाति का वोट ज्यादा है उसी जाति का माने अधिकतर राजनीतिक पार्टियां अपना कैंडिडेट उतारना चाहती हैं, इसीलिए वो लोग दोषी हैं। वास्तविक में जाति पर कभी भी वोटिंग या इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सूटेबल कैंडिडेट। तो प्रॉपर एंड सूटेबल कैंडिडेट मे बी ऑफ एनी कास्ट, किसी भी जाति का हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मीडिया भी वही करती है। आप जब कभी भी टीवी खोलोगे और किसी भी क्षेत्र के वो माने का अध्ययन बताते हैं तो सबसे पहले बताते हैं इतना वहां ओबीसी है, इतना बीसी है, इतना भूमियार है, इतना ब्राह्मण है, ऐसे बताते हैं। अरे काहे के लिए भाई? सारे के सारे तो मेरे देश के नागरिक है। इसमें बीसी, ओबीसी और ब्राह्मण और भूमियार और बनिया कहां से आया? ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए सारे लोगों को जातीयता से उठकर ही वोट करना चाहिए और जातीयता को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए। तभी हमारे देश का, हमारे राज्य का कल्याण होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है। जातिवाद सचमुच में हमारे राज्य का विकास में बाधक है और जातिवाद किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में क्यों ना आगे बढ़ रहे हों। जातिवाद को लाना नहीं है, क्योंकि जातिवाद हमें रोक देता है, हमारी प्रगति को रोक देता है, हम बंध जाते हैं। वास्तव में होना चाहिए कि हमारी कर्तव्य, हम व्यवहारिक हैं कि नहीं, हमारे में क्या क्वालिटी है, हम में क्या गुण है, उस गुण गरिमा को देखिए। हमारे लिए क्या वो कर सकते हैं, क्या उनमें जाति ही बड़ा चीज है? ऐसा नहीं है। और भी अच्छे काम करके, अच्छे व्यवहार से हम अच्छे बन सकते हैं, हम बड़े बन सकते हैं, हमारी कदर हो सकती है, समाज में मेरा नाम हो सकता है। इसलिए जातिवाद पर हम सबको भी नहीं जाना चाहिए। हम भी घर में जाते हैं तो हम फलने जाति के, गांव में जाते हैं फलने, इस जाति का नाम या जाति सूचक का व्यवहार ही गलत है, इसका
व्यवहार हम स्वयं अपने आप से शुरू करें कि हम जाति का बंधन में नहीं बंधेंगे और इससे ऊपर उठकर आगे के लिए हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जाति को भगाना, जातिवाद को भगाना है, जाति तो रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आग्रह करेंगे कि इस जातिवाद से हम आगे आए और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो बांटते हैं हमें टिकट देते हैं, जैसे कि सर ने बताया है, ये भी गलत है। इस पर हम ध्यान ना देके हम अपने प्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र का, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनेता के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जो हमारे लिए अच्छे काम करने वाले हों और वो किसी भी जाति का है तो हम उसको जरूर आगे बढ़ाएं, उसको चुनें। यही मेरा विचार है। धन्यवाद सर। फॉर्मल टॉक के इस परिचर्चा में जाति विकास में कितना बाधक है, पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि विकास में जाति बाधक नहीं है। सामाजिक संरचना एक ऐसा विषय है जिसमें लोग जाति और धर्म को, जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तो उसी तरह है, अगड़ा है, पिछड़ा है, या ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, हरिजन है, यह एक केवल नाम से चल रहा है। विकास में ये बाधा कहीं उत्पन्न नहीं करता है। मान लिया जाए कि आज यहाँ का प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि किसी खास जात का है, तो दूसरे जात के विकास में वो कभी बाधा उत्पन्न नहीं करते। तो जाति जो है, जाति केवल चुनाव के समय में अपना प्रतिनिधि बनाए रखने के लिए इस बात को लोग प्रभाव में लाते हैं। बाकी तो ऐसा है कि शादी ब्याह में हर जाति के लोग एक दूसरे के यहाँ आते हैं, जाते हैं, सामाजिक समरसता बनी रहती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जाति का जो शब्द है, जैसे ही परिवार में शिक्षा होगा, जाति शब्द स्वयं समाप्त हो जाएगा। आपको एक दो उदाहरण मैं दे दूं कि अगर कोई IAS ब्राह्मण जाति का होता है और एक अनुसूचित जाति का IAS महिला है, तो शादी ब्याह जब उन दोनों के बीच में होता है तो समाज का कोई भी आदमी इस विवाह का विरोध नहीं करता है। या कोई दलित महिला है और दलित महिला है, अपर कास्ट का कोई जो है अफसर है, शादी कर लिया, तो ना अपर कास्ट वाला विरोध करता है, ना दलित कास्ट का विरोध करता है, या इंटर कास्ट मैरिज होता है। इसीलिए जाति बाधक नहीं है। जाति ये नेताओं की बनी बनाई साजिश है, अपना वर्चस्व करने के लिए कि MLA हम बने, मुखिया हम बने, ए भाई तो जतिया ही हो, तोरा हम विकास करो। क्या सबका विकास हो जाता है क्या? आज मान लीजिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जितने उनके जाति के लोग हैं सब एकदम सुखी संपन्न है? ऐसी बात नहीं है। या दूसरे जाति के लोग बड़ा प्रताड़ित हैं? ऐसा बात नहीं है। इसलिए जाति विकास के में कोई बाधा उत्पन्न करता है, इसको हम नहीं मानते। आप हमारे जाजी ने जो कहा वो सही है कि जाजी विकास में जाति बाधा नहीं बनती, परंतु यह भी सत्य है कि किसी भी जाति का MP या MLA बनता है तो निश्चित तौर पर वो अपनी जाति के लोगों को विशेष महत्व देते ही हैं। कुछ खास लोगों को ये खुद देते ही हैं। ये जनरल बात है, ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए वो अपने बाधक नहीं कहिए, और लेकिन उनके देते इर्द तो गिर्द है। जो घूमते हैं केवल उसी को हाँ, महत्व देते तो है। ठीक। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। 2500 साल पहले यहाँ बौद्ध हुए, महावीर हुए, जिन्होंने पूरे देश नहीं दुनिया भर में अपना परचम लहराया। उसके बाद और बहुत सारी डायनेस्टी आई। आज से 1500 साल पहले जब गुप्त काल चल रहा था, उस समय विश्व का बहुत ही चर्चित विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बना, जो 500 वर्षों तक इसी बिहार राज्य में चला और दुनिया भर के छात्र वहाँ विभिन्न विषयों में जो है वो अपना अच्छी पढ़ाई उन्होंने की। सवाल उठता है कि बिहार, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार के पिछड़ेपन, बिहार की बदहाली के बारे में बात करने के लिए अभी जो बातें आई है छनकर, उसमें जो रूट काउज आया है
वो कहीं न कहीं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा है, उसको सभी ने, हालांकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी, राजनीतिक कारण भी गिनाए, भौगोलिक कारण गिनाए गए, लेकिन जो मूल जो विषय है वो है शिक्षा का, कि हमारे लोगों की जो समझ है, अभी सेंट्रल आइडिया की बात हमारे सर कर रहे थे, तो सेंट्रल आइडिया में भी ये बात आई कि जो हमारा मानस है वो कहीं न कहीं जो है वो हिला हुआ है। हम मानसिक रूप से जो एक नागरिक हो, एक जिम्मेदार, एक समझदार, एक जागरूक जो नागरिक होना चाहिए, वो कहीं न कहीं उस स्तर पर हम खरे नहीं उतरते हैं, और उसके मूल में जो शिक्षा है वो उसकी कमी है। उसमें सुधार लाए बगैर ये जो है बिहार को हम आगे नहीं ले जा सकते। आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, 5वीं, मैं बहुत ही ग्राउंड रिपोर्ट में मैं देना चाहूँगा, 5वीं का बच्चा है अपनी पुस्तक पढ़ना नहीं जानता है, 4ठी तीसरी कक्षा का बच्चा है, अब वो वर्णमाला नहीं जानता, मात्रा का ज्ञान नहीं है, वो कितना समझदार नागरिक बन सकेगा? उन्हें जो है विषय वस्तु का कितना ज्ञान होगा? जब तक विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, चीज़ों की समझ नहीं होगी, जब तक वो नागरिक होने का फर्ज नहीं समझेगा, अधिकार नहीं समझेगा, तो फिर जो है एक नागरिक कहाँ से बन सकेगा? तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ, हालांकि अभी शिक्षा पर 75 वर्ष के बाद ही सही, शिक्षा पर अभी काफ़ी अच्छा निवेश हो रहा है और एक अधिकारी बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार में ये स्वर्णिम काल चल रहा है शिक्षा का। अगर हमारे बुद्धिजीवी, हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बैठे लोग हैं और जो सरकार में बैठे लोग हैं, अगर उनकी इच्छा शक्ति जग जाए तो यकीनन ये जो है स्वर्णिम काल है। और बढ़िया जो है आज की जो पीढ़ी है, पहले की पीढ़ियां छोड़िए, पहले की पीढ़ियां जो पलायन के शिकार हो रहे हैं, जो बेरोजगारी के शिकार हुए हैं, तो आज वो स्थिति बदल सकती है अगर आज की जो पीढ़ी है उसे सही रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर और उन्हें जो है एक काबिल, एक समझदार, एक जिम्मेदार अगर हम नागरिक बनाने की दिशा में काम करें तो यकीनन बिहार को हम आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं तमाम चर्चा परिचर्चा के साथ जो फॉर्मल टॉक्स का हम समझते हैं कि मोटो भी है, उद्देश्य भी है कि विमर्श के स्तर को, जो बातें होती है, चाहे वो चाय के स्टॉल पर बात हो रही हो, चाहे किसी चौराहे पर बात हो रही हो, जहाँ भी बात है, किसी दालान में बैठ के बात हो रही हो, तो उस विमर्श के स्तर को उठाने की जो है सोच फॉर्मल टॉक्स रखता है, ताकि जो हमारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जाति आधारित बात नहीं करें। वो जो है सिर्फ राजनीति भी सिर्फ जाति आधारित राजनीति की बात करते हैं, हम किस जाति के लोग कहाँ हैं, किस जाति के लोग जीत रहे हैं, तो ये जो है हार रहे हैं, तो इससे हम उठकर, इससे ऊपर उठकर बात करें। ये मोटो है फॉर्मल टॉक्स का जो हम समझते हैं, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये तमाम तरह के टॉक शो का आयोजन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर्मल टॉक्स के सभी जो जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रवीण जी हैं, अनुज हैं और दूसरे तमाम जो बच्चे हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।